नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान अध्ययन और कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन हमने पूरा कर लिया था। आज हम देखते हैं कक्षा 7 की शुरुआत करते हैं। राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 और पाठ नंबर है 1। कक्षा 7 का पहला पाठ जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव। वन एवं वन्य जीव संरक्षण। राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 का पहला, कक्षा 7 का पहला पाठ। राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 का पहला पाठ है वन एवं वन्य जीव। इसके अंदर अगर देखें तो इसमें दे रखा है राजस्थान में वन एवं वन्य जीव। अगर बात की जाए राजस्थान में वनों की, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का टोटल 10% किसके अंदर आता है? वन विभाग के अंदर आता है। यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10% भाग ही क्या है? वन है। अगर बात की जाए राजस्थान में वनों की, तो इसमें सर्वाधिक वन है उदयपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में है? वो है उदयपुर जिले में, उदयपुर जिला। और अगर बात की जाए न्यूनतम वनों की, तो न्यूनतम वन है चूरू जिले में। न्यूनतम वनों वाला जिला है चूरू जिला। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 10% भाग पर वन है। इसमें सर्वाधिक वन है उदयपुर जिले में और न्यूनतम वन है चूरू जिले में। इसके बाद में राजस्थान में वनों को, या कहीं भी हो, वनों को 3 भागों में बांटा गया है। यानी सरकार की तरफ से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? वनों का वर्गीकरण, ये वनों का वर्गीकरण है, ये कितने भागों में है? 3 भागों में वनों का वर्गीकरण किया गया है। कौन कौन से हैं? इसमें जो पहला भाग है उस भाग का नाम है सुरक्षित वन। नंबर 1 पर आएंगे आपके सुरक्षित वन। यह लगभग 1/3 भाग पर है। राजस्थान के कुल वन विभाग के 1/3 भाग पर फैले हुए आपके सुरक्षित वन। इसमें क्या होता है? इसमें लकड़ी काटना प्लस पशुचारण, लकड़ी काटना व पशुचारण, यानी पशु चराने पर क्या होता है? पूर्ण रूप से प्रतिबंध। पूर्ण रूप से क्या होता है? प्रतिबंध होता है। यहां पर न तो लकड़ी काट सकते हैं और न ही क्या कर सकते हैं? पशुचारण कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से आपके प्रतिबंध होगा इसके ऊपर। पूरे के पूरे सरकार के अंडर में होते हैं, इसके अंदर अपने कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। नंबर 2 पर आते हैं आपके, पहले हो गए सुरक्षित वन। नंबर 2 पर है आरक्षित वन। नंबर 2 पर आते हैं आरक्षित वन, और ये राजस्थान के कुल वन विभाग का लगभग 50% भाग है। इसके अंदर लकड़ी काटना व पशुचारण पर, लकड़ी काटना व पशुचारण पर सीमित छूटें होती है। सीमित छूट होती है। यानी इसके अंदर कोई सूखी लकड़ी वगैरह काट सकते हैं, या जहां पर कोई ज्यादा वन्य जीव वगैरह नहीं है वहां पर अपने पशुचारण भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, सूखी लकड़ी वगैरह काट सकते हैं। यानी इसके अंदर थोड़ी बहुत रियायत मिलती है। नंबर 3 पर आते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन, और यहां पर पशुचारण, लकड़ी काटना प्लस पशुचारण आदि में पूरी छूट होती है। इसमें क्या होती है? पूरी छूट होती है। इसमें अपने कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी इसके अंदर सरकार अपने को कोई रोक टोक नहीं होती। यहाँ पर अपने
पापा जी का राज होता है, यहाँ पर चाहे कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर सरकार अपने को रोक टोक नहीं करेगी। तो राजस्थान के अंदर वनों को 3 भागों में बांटा। सुरक्षित वन, जहां पर कोई भी अपने अनुमति नहीं होगी न लकड़ी काटने की, न पशु चराने की, न कोई अन्य वहां से संपदा प्राप्त करने की। दूसरे होंगे आपके आरक्षित वन, जहां से थोड़ी बहुत रियायत मिलती है, जैसे कोई सूखी लकड़ियां वगैरह ला सकते हैं, थोड़े बहुत क्षेत्र में पशु चराने की सुविधा होती है। और तीसरे हो गए अवर्गीकृत, जहां पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इन दोनों में तो जनता का हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर क्या है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। ये खुले वन होते हैं, यहाँ पर अपने कुछ भी कर सकते हैं, पूरा अधिकार होता है अपने पास। यहाँ से लकड़ी काट के ला सकते हैं या यहाँ पर पशु चारण वगैरह कर सकते हैं। ये तो हो गई अपने वनों का वर्गीकरण। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो राजस्थान में वनों का वर्गीकरण, अब देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में वनों का वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे भौगोलिक दृष्टि के आधार पर राजस्थान के वनों का वर्गीकरण। भौगोलिक दृष्टि के आधार पर राजस्थान के वनों का वर्गीकरण। राजस्थान के वनों का वर्गीकरण करना है अपने को। इसमें भी राजस्थान के वनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है, जो भौगोलिक दृष्टि से आता है, वो था उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, ये पहला भाग है। दूसरा जो भाग आता है इसी के अंदर भौगोलिक दृष्टि के आधार पर, तो इसके अंदर आएगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। और जो तीसरा आता है वो आएगा कि अर्ध शुष्क कटिबंधीय या सदाबहार वन, जिसके अंदर नंबर 3 पर आएगा अर्ध शुष्क कटिबंधीय या सदाबहार वन। अर्ध शुष्क कटिबंधीय सदाबहार वन। जो आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है, इसमें नाम से पता चल रहा है कंटीले वन, यानी यहां पर क्या होगी, कंटीली झाड़ियां। कहां पर होगी, राजस्थान में। तो राजस्थान में होंगे शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश में। पहले से एक को देख लेते हैं, दोनों के बाद साफ कर देते हैं। शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। नाम से पता चल रहा है, यहां पर क्या होंगे, कंटीले वन। कंटीले वृक्ष व झाड़ियां। कंटीले वृक्ष व झाड़ियां यहां पर पाई जाएगी, यानी छोटी झाड़ियां होती है और कंटीले वृक्ष होते हैं। पत्ते इनके छोटे होते हैं। पत्ते कैसे होते हैं, इनके छोटे पत्ते। जो छोटे पत्तों वाले वृक्ष होते हैं वो इन्हीं के अंदर आएंगे आपके। अब कहां पर फैले हुए, जिले। अगर इनका विस्तार देखा जाए जिलों के हिसाब से, तो वैसे तो बता दिया शुष्क व अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर। अगर इनका जिलों के हिसाब से विस्तार देखेंगे तो आएंगे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, इसके अलावा आपके बाड़मेर, जालोर, नागौर, चूरू, सिक्कर और झुंझुनू। ये जो क्षेत्र आ गए, ये आपके किसके अंदर आएंगे, शुष्क व
उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों के अंदर आपके आते हैं। इसी के अंदर आपके थोड़ा बहुत और पार्ट आ जाता है, ये थोड़ा बहुत मानगढ़ नगर का पार्ट भी आ जाता है। और इनके अंदर जो वनस्पति होगी वो कैसी होगी, इनके अंदर वनस्पति कैसी होगी, मरुद्भिद वनस्पति, मरुद्भिद या मरुस्थलीय वनस्पति, मरुद्भिद या मरुस्थलीय वनस्पति। और इसे ही कहा जाता है जीरोफाइट वनस्पति। इन वनों के अंदर वनस्पति कैसी होगी, मरुस्थलीय या मरुद्भिद या जीरोफाइट, इनके अंदर वनस्पति होती है। पत्तियां छोटी वगैरह होगी। कौन कौन से वृक्ष आएंगे इसके अंदर, आगे आपके खेजड़ी वृक्ष आता है, जिसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का कल्प वृक्ष। और खेजड़ी को क्या कहा जाता है, राजस्थान का राज्य वृक्ष। खेजड़ी एक तो आपके राजस्थान का कल्प वृक्ष है और क्या है ये राज्य वृक्ष है। इसके अलावा रोहिड़े का जो पुष्प है उसे कहा जाता है राज्य पुष्प। और रोहिड़े को कहा जाता है मरुस्थल का सागवान, मरुस्थल का सागवान। और इसके पुष्प को राज्य पुष्प का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा और क्या होते हैं, यहां पर होती है सेवण घास, जो कैसी घास है, पौष्टिक घास है। ये कैसी घास है, पौष्टिक घास है। और सर्वाधिक लंबी पौष्टिक घास ये सेवण घास आती है आपके। ये हो गया आपके उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। अब जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं नंबर 2 पर, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। नंबर 2 पर देखते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। अगर इनकी बात की जाए तो इन्हें कहा जाता है मानसूनी वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। और ये इनका विस्तार की अगर बात की जाए, इनका विस्तार किन किन जिलों में है, तो ये हो गया आपके बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्लस में कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, इसी क्षेत्र में आपके शुष्क मानसूनी वन पाए जाते हैं। और बाकी जो इसके अंदर बूंदी हो गया, टोक वगैरह भी हो गया। इसके अंदर कौन कौन सी वनस्पति आएगी, तो वो हो गया आपके सागवान, खेर, सालर, दोग या जिसे दोगड़ा भी बोला जाता है। इसके अलावा आप बोल सकते हो नीम, आम, महुआ, ये आदि वनस्पतियां इनके अंदर आती है आपके मानसूनी वनों के अंदर। सीताफल है, आंवला है, डाक है, वो सभी चीजें, बरगद, तेंदू, सालर, ये सभी चीजें इनके अंदर आ जाएगी। अब ये वन अपना क्या करते हैं, जब मानसून चली जाती है तो क्या करते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, पत्ते गिरा देते हैं। ये क्या करते हैं, वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो इन्हें ही कहा जाता है पतझड़ वन। इन्हें क्या कहा जाता है, पतझड़ वन, क्योंकि अपने पत्ते गिरा देते हैं।
अब नंबर 3 पर आते हैं आपके अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर 2 वाले देखिए, नंबर 3 पर अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। नंबर 3 पर है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और इनसे नाम से पता चल रहा है सदाबहार वन है जो हमेशा हरे भरे रहेंगे। वो कहां पर रहेंगे? जहां पर पर्याप्त वर्षा होती है। एक तो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र हो गया जिसके अंदर आएगा आपके माउंट आबू, सिरोही, ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहां पर पाए जाते हैं और वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इसके अंदर अगर वृक्ष पूछा जाए तो आप लिख सकते हो सागवान, पत्ते बड़े होते हैं इनके, सागवान हो गया, सालर हो गया, बांस हो गया, ये सभी वृक्ष आपके अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में मिलेंगे आपको। ये पहाड़ी वन होते हैं। ये तो हो गए भौगोलिक दृष्टि के आधार पर वनों के 3 प्रकार, उष्ण कटिबंधीय, पतझड़ वन और आपके सदाबहार वन। अब इसके बाद में दे रखा है राजस्थान में अभ्यारण्य। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हो गए वनों के बारे में। अब देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य शब्द आए अभ्यारण्य। अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य का मतलब है अभय प्लस अरण्य। अभय अरण्य, अभय का मतलब होता है भय मुक्त और अरण्य का मतलब जंगल, यानी ऐसा जंगल जहां पर पशु पक्षी भय मुक्त होकर अपना विचरण कर सके, वो क्या हो गया आपके अभ्यारण्य। और अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो राजस्थान में वर्तमान में 27 अभ्यारण्य है, जिसमें से कुछ आपके दिए हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। नंबर 1 पर है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जिला आता है जैसलमेर व बाड़मेर। अगर पूछा जाए किस पक्ष ये वन्य जीव के लिए है तो ये है गोडावन, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा व नीलगाय के लिए। नंबर 2 पर आएंगे केलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में और करौली में। वन्य जीव पूछे जाए तो बघेरा, चित्तल, खड़मोर और खरगोश और आपके भेड़िया। नंबर 3 पर है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, उदयपुर और पाली के अंदर है। इसमें वन्य जीव आएंगे बाघ, भालू, चिंकारा और आपके नीलगाय वगैरह। नंबर 4 पर फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में। इसके अंदर वन्य जीव आएंगे आपके बाघ, चित्तल, सियार, भेड़िया और सांबर। नंबर 5 पर है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर के अंदर। इसमें आ जाएंगे आपके बाघ है, जरक है, सांबर है और चित्तल है। नंबर 6 पर टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य राजसमंद, अजमेर व पाली के अंदर फैला हुआ है। इसमें तेंदुआ, भालू, बाज, सियार व नीलगाय आते हैं या इसके अंदर पाए जाते हैं। नंबर 7 पर सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ व उदयपुर में फैला हुआ है। इसके अंदर आपके उड़न गिलहरी, सांबर व लोमड़ी, एंटीलोप प्रजाति के सांबर पाए जाते हैं यहाँ पर। नंबर 8 पर वह माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। ये सिरोही के अंदर है। यहाँ पर जंगली मुर्गे, चिंकारा, चित्तल, सांबर व रींछ पाए जाते हैं। नंबर 9 पर रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये बूंदी के अंदर है। यहाँ पर बाघ, रींछ, विषधारी सांप वगैरह पाए जाते हैं। नंबर 9 पर है जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जयपुर के अंदर है। यहाँ पर जरक, सियार, भेड़िए व बघेरे मिलेंगे।
और नंबर 11 पर है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य। ये जहां जहां पर चंबल नदी बहती है उन जिलों के अंदर है। इसमें कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर ये प्रमुख जिले हैं। इसमें आपको क्या मिलेंगे? घड़ियाल मिलेंगे, जलीय जीव मिलेंगे, इसके अलावा गांगेसूस मिलेंगे और आपको भेड़िए, सियाल व लोमड़ी मिलती है। ये तो गया आपके राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके अलावा अगर देखें तो जवाहर सागर कोटा के अंदर है। इसके अलावा जवाहर सागर कोटा के अंदर जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये कहां पर है? कोटा के अंदर। बंदमारेठा अभ्यारण्य, ये कहां पर है? भरतपुर के अंदर। नाहरगढ़, ये कहां पर है? जयपुर के अंदर। ताल छापर चूरू के अंदर। ये कुछ अन्य वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय, ये तो सीधे अभ्यारण्य हो गए। अब देखेंगे राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य, जो राजस्थान में 3 है राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। कितने वर्तमान में? राजस्थान में 3 है, 2 प्रस्तावित है, तो अपने जो है वही देखेंगे, 3 है। देखते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। नंबर 1 पर दे रखा है केलादेव। नंबर 1 पर रणथंभौर देते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये आपके सवाईमाधोपुर के अंदर है। किस जिले में है? सवाईमाधोपुर जिले के अंदर स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। किसके लिए प्रसिद्ध है? भारतीय बाघों के लिए। भारतीय बाघों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1954 में। अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? 1954 में। और राष्ट्रीय उद्यान का या राष्ट्रीय अभ्यारण्य का जो दर्जा मिला था वो मिला था 1980 में। इसके अलावा इस वन्य जीव अभ्यारण्य में बाघ परियोजना चलाई गई है और वो बाघ परियोजना चलाई गई थी 1973-74 के अंदर। बाघ परियोजना कब चलाई गई थी? 1973-74 के अंदर। ये आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बाघों के अलावा भालू, चिंकारा, सांबर, नीलगाय वगैरह भी मिलेंगे, मगरमच्छ भी मिलते हैं इसी के अंदर। नंबर 2 पर है आपके केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये आपके भरतपुर के अंदर है। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर के अंदर। केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर है। इसे कहा जाता है पक्षियों का घर या पक्षियों का स्वर्ग। इसे कहा जाता है पक्षियों का घर या पक्षियों का स्वर्ग। और यहीं पर बनी हुई है सालिम अली की, सालिम अली जो पक्षी वैज्ञानिक थे, सालिम अली की कार्यस्थली। सालिम अली की कार्यस्थली कहां पर है? तो ये केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा इसे अभ्यारण्य का दर्जा मिला था 1955 के अंदर और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 के अंदर मिला था। और यहां पर पक्षियों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर यहां पर आपके बगुले, सारस वगैरह ये, और जो आपका राष्ट्रीय
ये साइबेरियन क्रेन वगैरह, सार्स वगैरह ये यहाँ पर पाए जाते हैं। कोयल वगैरह हो गई, बटेर पक्षी यहाँ पर मिलते हैं। नंबर 3 पर है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 3 पर है मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान ये आपके कहां पर है? ये कोटा में प्लस चित्तौड़गढ़ में। ये कोटा और चित्तौड़गढ़ के अंदर फैला हुआ मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर क्या मिलेंगे आपके? बाघ है, रीछ है, जरख है। यहां पर बाघ प्लस रीछ और जरख, इसके अलावा सियार वगैरह भी यहां पर मिलते हैं। ये हो गई। ये सब वैसे तो नवीनतम है आपके, नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, 2012-13 में से बनाया गया था। अब 2 प्रस्तावित है जो बने तब अपने देखेंगे, आपकी बुक के अंदर नहीं दे रखा है। अब देखते हैं कि वन संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य चलाए गए हैं। वन संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य चलाए गए, तो 2-4 लाइनों का वो काम और पता है, अपने देख लेते हैं। वन संरक्षण, अगर बात की जाए वन संरक्षण की, तो राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1952 के अंदर। राष्ट्रीय वन नीति ये बनी थी 1952 में और 1958 में इसे संशोधित किया गया था। इस राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी क्षेत्र में 33% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। वन होना अनिवार्य है। अगर बात की जाए राजस्थान राज्य वन नीति, राजस्थान राज्य वन नीति ये बनी थी 2010 में। इसमें कहा गया कि 20% भूभाग पर, 20% भूभाग पर, राज्य के 20% भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। लेकिन वर्तमान में राजस्थान में कितने प्रतिशत पर है? 10% भूभाग पर वन है। 20 पर होना इसके अंदर अनिवार्य बताया गया था, लेकिन इसके अंदर कितने पर है? 10 पर है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की गई। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, शुष्क अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आपके काजरी, इसकी स्थापना कहां की गई थी? जोधपुर में। और जोधपुर में ही आपके शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं आफरी, इन दोनों की स्थापना कहां की गई थी? जोधपुर में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान दोनों की स्थापना आपके जोधपुर के अंदर की गई है। इसके अलावा जोधपुर में एक जगह बताई गई है खेजड़ली, खेजड़ली जोधपुर। इस गांव के अंदर 363 लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वृक्षों को बचाते हुए, वृक्षों को बचाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। और यहां पर खेजड़ली के अंदर विश्व का एकमात्र
वृक्ष मेला बढ़ता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहां पर लगता है? केजड़ली जोधपुर में। और ये मेला कब लगेगा? ये लगेगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी तेजा दशमी के दिन ही लगता है। आप ध्यान रखना, तेजा दशमी और भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। इसी दिन होती है आपके तेजा दशमी। और 1730 की घटना है, उसमें जोधपुर के शासक हुआ करते थे अभय सिंह, और अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपने 363 अपने प्राण त्याग दिए। तब उन्हीं के नेतृत्व में 363 लोगों ने यहाँ पर वृक्षों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए गए थे। तो ये आपके राजस्थान अध्ययन का कक्षा 7 का पहला पाठ। इसके अंदर सभी के सभी जो बातें दी गई वो सभी की सभी काम में आने वाली है, पूरी पेपर में आने वाली बातें हैं। छोटी छोटी बातें हैं, फिर भी ये काम की बातें हैं। तो कल अपने करेंगे 7वां पाठ। तो थोड़ा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।